बात करेंगे कि जो कोचिंग क्लासेस हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली, ना कि गवर्नमेंट वाले या कोई रिकॉग्नाइज्ड अंडर एनी लॉ। तो जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस हैं, क्या उनको जीएसटी देना पड़ता है? जो मिनिमम टर्नओवर लिमिट है, उस टर्नओवर लिमिट से ऊपर जाने पे क्या उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? तो आइए दोस्तों उसी के बारे में बात करते हैं। साथ में रेफरेंस देंगे हम आंध्र प्रदेश एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की एक रूलिंग का इन केस ऑफ मास्टरमाइंड क्लासेस। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। मास्टरमाइंड क्लासेस आंध्र प्रदेश में सीए के बच्चों को और कॉस्ट मैनेजमेंट सीएमए के बच्चों को कोचिंग देती है। अब वो पहुंचती है AAR के पास कि क्या हम एग्जेम्प्ट है या नहीं है। उन्होंने बोला, एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था, नोटिफिकेशन नंबर 12 28 जून 2017 को CGST रेट्स का। उस नोटिफिकेशन में एक एंट्री है, एंट्री नंबर 66। वो एंट्री ये बोलती है कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विसेज दे रहा है अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को, तो वो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, या अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है, चाहे वो कैटरिंग की सर्विस हो, मिड डे मील की सर्विस हो, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो, वो सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, हम CA के और ICAWA के बच्चों को स्टडी करा रहे हैं, उनको हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो हमारी जो सर्विसेज हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए और हम GST के दायरे से बाहर होने चाहिए। अब ये बात सुनी आंध्र प्रदेश अथॉरिटी ने, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने उनकी, और उनसे कहा कि ठीक है, एक बात तो आपकी ठीक है कि भाई आप सर्विसेज दे रहे हो, पढ़ाने का काम कर रहे हो, एजुकेशन आप दे रहे हो, बट क्या आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आते हो? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन एक्ट में कहीं नहीं दे रखी, बट वो जो नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन नंबर 12, उसमें नीचे डेफिनेशन वाले पार्ट में वाई नंबर के पॉइंट पे आप जब देखोगे, उस वाई नंबर के पॉइंट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दे रखी है। और वो डेफिनेशन को 3 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। पहला कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन होगा? जो पहली सर्विस दे रहा है, कौन सी? प्री स्कूल एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। मतलब कि अगर आप 12th तक के या प्री स्कूल सर्विसेज दे रहे हो, उन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, प्री स्कूल एजुकेशन दे रहे हो या हायर सेकेंडरी एजुकेशन दे रहे हो, तो आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो। तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप ऐसी कोई सर्विस दे रहे हो? 12th तक के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, हायर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट को पढ़ा रहे हो? नहीं। तो आप पहली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन के पहले पॉइंट से तो आप बाहर हो गए। फिर 2 पॉइंट और बचते हैं, सेकंड और थर्ड। सेकंड को एक बार अपन छोड़ते हैं क्योंकि मेन मुद्दा ही वो है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड बोलता है कि अगर आप एजुकेशन दे रहे हो एज ए पार्ट ऑफ वोकेशनल कोर्स, तो भी हम आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट मान लेंगे एज पर दिस डेफिनेशन। तो वो जो मास्टरमाइंड क्लासेस थी, वो कोई वोकेशनल कोर्स के तहत भी कोई एजुकेशन नहीं दे रही थी। तो उनको बोला कि भैया 3 जो क्लोजेस दे रखे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन के, 1, 2, 3, 1 और 3 से तो आप बाहर निकल गए, मतलब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं उन 2 के हिसाब से। तो अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर का था, क्या उस सेकंड नंबर के पॉइंट में वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन जाएगी? अगर वो बन जाती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी उनकी सर्विसेज और उनको GST नहीं देना पड़ेगा। इसी सेकंड नंबर पॉइंट को ही लेते हुए मिस्टर मास्टरमाइंड पहुंचे थे, मास्टरमाइंड क्लासेस पहुंचे थे AAR के पास। वो सेकंड पॉइंट था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ कैरिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। क्या आप एजुकेशन दे रहे हो एज ए पार्ट ऑफ कैरिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ? उन्होंने कहा कि इस डेफिनेशन में ये लिखा है कि हम एजुकेशन दे रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ कैरिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, कि अगर किसी लॉ के तहत किसी इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है और उसकी कोई सर्टिफिकेशन, उसकी कोई क्वालिफिकेशन ले रहे हो, उसके कैरिकुलम से रिलेटेड अगर आप कोई पढ़ाई करवा रहे हो, तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ जाएगी और हम एग्जेम्प्ट हो जाएंगे।
ये कहना था मास्टरमाइंड क्लासेस का। अब AAR का कुछ और कहना था। उन्होंने कहा कि मान लिया हमने कि आप जो पढ़ाई करवा रहे हो CA के बच्चे को या ICWAI के बच्चे को, वो डेफिनेटली पढ़ाई उनके काम आने वाली है CA की डिग्री लेने में या ICWAI की डिग्री लेने में, वो उनके डेफिनेटली काम आने वाली है। बट आपको यहाँ पे होल्ड ऑन रखना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि पहले हम देखते हैं एजुकेशन की मीनिंग क्या है और कैरिकुलम की मीनिंग क्या है। तो पूरे एक्ट में कहीं भी एजुकेशन और कैरिकुलम की मीनिंग नहीं दी हुई है, और जहां इन दोनों का मतलब नहीं दिया होता है, किसी भी वर्ड का डेफिनेशन नहीं दी होती है कहीं पे भी, तो जनरल इंटरप्रिटेशन, जनरल डेफिनेशन निकाली जाती है। तो उन्होंने dictionary.com ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से कैरिकुलम की मीनिंग निकाली कि भैया कैरिकुलम का मतलब होता है एक तरह से सिलेबस, कोर्स ऑफ टोटल कोर्स, उस पढ़ाई को पूरा करने का क्या सिलेबस है। और एजुकेशन का मीन्स कि लर्निंग और ट्रेनिंग, टीचिंग और लर्निंग थ्रू विच समवन गेट द नॉलेज। तो ठीक है जी, एजुकेशन का तो यहाँ पे हम फॉलो हो रहे हैं कि हाँ भैया हम टीचिंग करवा रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं, जिससे किसी बंदे को नॉलेज मिल रहा है। बट अब बात आती है कैरिकुलम। कैरिकुलम की जब हम डिक्शनरी मीनिंग जाके देखिए तो उसका मतलब निकल के आया कि भैया सिलेबस क्या है, पूरा कोर्स क्या है उसका। अब AAR ने उनको बोला कि भाई पहली चीज, आप जो क्लासेस ले रहे हो किसी स्टूडेंट के लिए वो मैंडेटरी तो है नहीं कि आपकी क्लास लेगा तो ही वो CA बनेगा या ICWA, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अलग अलग तरीके के कोर्स चला रहे हो, रिवीजन कोर्स, क्रैश कोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे आप कोर्स चला रहे हो। वो ऑब्लिगेटरी तो है नहीं किसी स्टूडेंट पे कि वो आपका कोर्स ले ही ले। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका कोर्स लेने के बाद उसको डिग्री मिलेगी ही मिलेगी। तो आप जो पढ़ाई करवा रहे हो डेफिनेटली वो उसके लिए मददगार हो सकती है, बट वो इस डेफिनेशन में कहीं भी फॉल नहीं हो रही है कि एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ कैरिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन। हाँ, अगर वही इंस्टीट्यूशन, CA इंस्टीट्यूशन, ICWA, वो उनको क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं तो एक अलग मैटर है। बट आप एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो, स्टूडेंट के लिए कोई ऑब्लिगेटरी है ही नहीं कि वो आपके पास आए और आपसे पढ़ के ही वो CA बनेगा। वो सारी प्रिपरेशन खुद से भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन से ही बाहर हो। तो जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन से ही बाहर हो तो आपको वो एग्जामिशन हम कैसे दे दें, तो आपको उसकी एग्जामिशन नहीं मिलेगी। आपको GST के दायरे में आना पड़ेगा। 20 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको GST का रजिस्ट्रेशन करवाना है और GST का पेमेंट भी करना है। सेकंड, उन्होंने ये भी बोला कि जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं हो तो कैटरिंग की फैसिलिटी आप दे रहे हो, मिड डे मील वगैरह आप दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के अगेंस्ट अगर आप कुछ चार्ज कर रहे हो तो वो सब भी GST के दायरे में आने वाला है। जी हाँ, अगर कोचिंग क्लासेस, कोई प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है जो कि रिकग्नाइज्ड नहीं है फॉर द टाइमिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, उस पर्टिकुलर टाइम में जब वो पढ़ा रही थी उस टाइम में किसी लॉ के तहत वो रिकग्नाइज्ड नहीं थी, तो उनको GST के दायरे में आना पड़ेगा। अगर 20 लाख से ऊपर उनका टर्नओवर जा रहा है तो GST रजिस्ट्रेशन उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो अगर आप लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, यू आर इम्पार्टिंग एनी ट्रेनिंग, टीचिंग, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी मददगार होने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड अभी भी, तो आप हमारे साथ वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करें। हाँ, कहीं हद तक गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए कि क्या ऐसे कोचिंग क्लासेस से एजुकेशन पे, इस फीस पे GST लेना मैंडेटरी है या लेना चाहिए। यहाँ पे सरकार सोच सकती है इनको भी एग्जेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो बर्डन जा रहा है उस GST का वो स्टूडेंट्स पे ही जा रहा है। तो मतलब पढ़ाई करने के लिए भी उनको GST देना पड़ रहा है। अब हो सकता वो आप बोलोगे कि भैया वो उन प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के पास ही क्यों जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन है वहाँ भी जा सकते हैं। आपका ये पॉइंट भी मैं समझता हूँ, बिल्कुल आपका ये पॉइंट भी सही है। बट एक जगह जब वो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन जो है जहाँ आप लेने की बात कर रहे हो वो मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है और एक प्राइवेट कोचिंग क्लास 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर है, तो मेरे लिए वो सहूलियत होगी, इसलिए मैं जाना चाहूँगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। या तो टैक्स रेट काफ़ी मिनिमम कर देनी चाहिए इस केस में, या पूरी तरह से एग्जेम्प्ट ही कर देनी चाहिए, जिससे ये पूरी स्टूडेंट फर्टर्निटी के फेवर में हो सकती है ये चीज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ या किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।